स्पेक्ट्रम के बाद अब हमने जो पढ़ना है टॉपिक वो तो बोहर मॉडल है, लेकिन सर बोहर मॉडल पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, और वो जो चीज़ आपके पास है दैट इज़ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, दैट इज़ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, कुछ मोटी मोटी बातें इसके बारे में, एंड आफ्टर दैट विल मूव ऑन टू दिस बोहर मॉडल, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे क्लासिकल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अच्छा, प्लैंक्स के अकॉर्डिंग जब कभी भी कोई बॉडी, मान लीजिए आपके पास कोई मैटर है, कोई बॉडी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने इसको हीट कर दिया। अच्छा, हीट करने के बाद आप ये देखोगे ये जो बॉडी आपके पास था, ये बॉडी क्या करेगा, ये मान लीजिए आपके पास एक आयरन का रॉड था, आपने आयरन के रॉड को हीट करना स्टार्ट किया। जैसे आप उसको हीट करते गए तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे वो लाल दिखेगा आपको। कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आपने उसको हीट किया होगा उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइट करेंगे, और जब इसके इलेक्ट्रॉन्स में एक्साइटेशन देखने को मिलेगा उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी स्टेट से वापस लो एनर्जी स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, वो एनर्जी इमिट करेगा। और जब वो एनर्जी इमिट करेगा, मान लीजिए इसको आपने हीट कर दिया। अच्छा, जब इस बॉडी को आपने हीट किया तो आपने ये देखा कि इस बॉडी के अंदर एटम्स थे, एटम के अंदर शेल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। सो इसके अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा, लेट्स से दीज आर दी एनर्जी लेवल, दीज आर दी शेल्स, दीज आर दी शेल्स। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट होगा किसी भी हायर एनर्जी लेवल में, जो एनर्जी गेन करके ऊपर गया होगा, हीट करने पे इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी स्टेट छोड़ के ऊपर गया होगा, पहले शेल से दूसरे में गया होगा, दूसरे शेल से तीसरे में गया होगा। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा, ये EMR इमिट करेगा। अच्छा, जब ये EMR इमिट करेगा तो ये जो EMR आपको देखने को मिलेगा, अगर ये विजिबल रीजन में फॉल किया तो आपको कलर की फॉर्म में देखने को मिलेगा, VIBGYOR जैसा भी कलर होगा। अगर विजिबल वेवलेंथ का हुआ, अगर 380 नैनोमीटर से लेके वो 700 नैनोमीटर का हुआ तो आपको दिखेगा कलर की फॉर्म में। लेकिन कुल मिला के ये इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करके EMR इमिट करेगा, ये जो EMR इमिट करेगा, ये EMR आपको जो देखने को मिल रहा है, ये हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, जब कभी भी कोई बॉडी क्या इमिट करेगा, EMR इमिट करेगा। ये EMR हमेशा इमिट करेगा, या जब कभी भी एनर्जी रेडिएट करेगा हमेशा डिस्क्रीट यूनिट्स में, फिक्स एनर्जी लेवल। कितना इमिट करेगा? फिक्स एनर्जी लेवल इमिट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो मैं बताने वाला हूँ, ज़रा देखना क्यों। मुझे बताइए, ये आपका था एनर्जी लेवल कोई N1 और ये कोई शेल N2 था, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया एनर्जी गेन किया, जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से वापस आया तो इसने एनर्जी इमिट किया। इसने क्या किया, देख लेना, इसने एनर्जी इमिट किया, ये कर दिया मैंने एनर्जी इमिट। अब मुझे बताइए, जब इसने एनर्जी इमिट किया तो इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर जाएगा और फिर जब वापस से ऊपर से नीचे आएगा फिर EMR इमिट करेगा। तो इसका मतलब जब पहला EMR इमिट किया उसके बाद जब दूसरा EMR इमिट करेगा तो कंटिन्यूसली इमिट नहीं करेगा। कंटिन्यूसली इमिट कैसे इमिट करेगा? डिसकंटिन्यूसली। क्यों डिसकंटिन्यूसली इमिट करेगा? क्योंकि सर इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में टाइम लगेगा। इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में पहला ट्रांजिशन हुआ, EMR इमिट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन फिर से ऊपर जाके फिर से वापस आएगा और इस टाइम गैप में कोई भी EMR इमिट नहीं हुआ होगा। इसका मतलब पहली बात ये कि जब कभी भी कोई बॉडी EMR रेडिएट करेगा, इट ऑलवेज रेडिएट डिसकंटिन्यूसली। कैसा? इन दी फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और जो भी EMR ये इमिट करेगा उस EMR का एनर्जी हमेशा फिक्स होगा। उस EMR का एनर्जी क्या होगा? हमेशा। दोज आर नोन एज क्वांटा आर क्वांटम, एक से ज़्यादा क्वांटा आर क्वांटम। वो जो एनर्जी रेडिएट करेगा, फिक्स एनर्जी रेडिएट करेगा, दोज फिक्स एनर्जी आर नोन एज क्वांटा आर क्वांटम, दोज आर नोन एज क्वांटा आर। सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जब कभी भी कोई बॉडी EMR रेडिएट करेगा, EMR इमिट करेगा तो हमेशा कैसे करेगा? डिसकंटिन्यूसली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर बता रहा हूँ। बच्चा ये पढ़ता तो है लेकिन उसको पता नहीं होता डिसकंटिन्यूसली क्यों। सर डिसकंटिन्यूसली इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में टाइम लगेगा और उस टाइम में कोई EMR इमिट नहीं, पहला EMR इमिट हो गया, उसके बाद कंटिन्यूड नहीं। अब इसको समझाने के लिए मैं बच्चे को ऐसा भी बोल देता हूँ, मैं बच्चे को ऐसे भी समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, ऐसा सपोज कर लो आपने सुगाड़ लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे मान लो सब्जी उगा रखी है, लॉजिकल सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, समझने के लिए। ऐसा मान लो ये सब्जी लगा रखी है आपने। अब आप क्या कर रहे हो, सुबह सुबह इस सब्जी को पानी दे रहे हो। मान लीजिए आपने क्या किया, सुबह सुबह सब्जी को पानी दे रहे हो, बहुत प्रेशर है पानी का, ठीक है, आपने पाइप लग रखी है। अच्छा, जब आपने पाइप पकड़ के सुगाड़ को पानी देना है, सब्जी को पानी देना है, एक तो आप ऐसा कर लो कि सिर्फ पाइप पकड़ के रख लो, आप देखो कि कंटिन्यूसली पानी आएगा। दूसरा काम ऐसा कर लो कि यहाँ पे थम रख लो, पाइप पे थम रख लो, या पाइप को थोड़ा दबा दो और उसके बाद थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहो। ऐसे पकड़ो, ऐसे छोड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे। आप देखोगे जो पानी आएगा वो कैसा आएगा? लाइक इंस्टॉलमेंट में आएगा। हाँ, थोड़ा आ गया,
फिर नहीं आया, फिर थोड़ा आया, फिर नहीं आया, फिर थोड़ा आया, फिर नहीं आया, डिसकंटिन्यूसली आएगा। कैसे आएगा? डिसकंटिन्यूसली आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए थोड़ा पानी आ गया, फिर नहीं आया, फिर थोड़ा आ गया, फिर नहीं आया, फिर थोड़ा आ गया, फिर नहीं आया, फिर थोड़ा आ गया, फिर नहीं आया। दिस इज डिसकंटिन्यूस मैनर में। किस मैनर में? डिसकंटिन्यूस मैनर में। सिमिलरली प्लैंक्स के अकॉर्डिंग जब कभी भी कोई बॉडी EMR रेडिएट करेगा, इट ऑलवेज रेडिएट्स इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूसली, in discontinuous manner, in the form of small packets of energy, in the form of discrete units of energy, and those discrete units of energy are known as quanta or quantum. Those are known as quanta or quantum. ठीक, क्या बोलता है ये? The energy radiated, the energy radiated या emitted by a body is always in discontinuous manner. Discontinuous manner, this is very very important, ठीक है ना। discontinuous manner, discontinuous का मतलब कि अगर एक EMR इमिट किया तो उसके बाद दूसरा EMR जब इमिट करेगा तो बीच में कुछ ना कुछ टाइम गैप आएगा, कुछ ना कुछ टाइम गैप आएगा, ठीक। कंटिन्यूसली नहीं कि इमिट करता जा रहा है, ऐसा नहीं, ठीक। इन डिसकंटिन्यूस मैनर, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी या डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ एनर्जी। इन्हीं को आप लिखते हैं डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ एनर्जी, known as quanta or quantum, known as quanta or quantum, ठीक है। उनको हम क्या कहेंगे? क्वांटा या क्वांटम कह देंगे, ठीक है। डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी known as क्वांटा और क्वांटम, ठीक है। ये बोलता है जब का प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक्स के अकॉर्डिंग जब कभी भी कोई बॉडी EMR इमिट करेगा, हमेशा किस फॉर्म में इमिट करेगा? बस 2 पॉइंट याद रखने हैं। डिसकंटिन्यूसली इमिट करेगा, कैसा? in the form of small packets of energy, fixed amount of energy, in the always fixed energy is always fixed, known as quanta or quantum, known as quanta or quantum, हमेशा फिक्स होगा, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, सर ये जो क्वांटा या क्वांटम आएगा, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। इस क्वांटा या क्वांटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास एनर्जी आ रहा है, जितना एनर्जी आपके पास आ रहा है उस एनर्जी को उससे कम नहीं कर पाओगे आप। फिक्स क्वांटम एनर्जी फिक्स होगा, उससे कम नहीं कर पाओगे। ये ऐसा मान के चल लीजिए आप कि आप दुकान पे चले गए और दुकान पे आपने लेज़ लेना है और लेज़ 20 रुपये का है। अब ऐसा बोल दोगे आप कि एक काम कर ले, इसमें से छिलका सा रख ले, अंदर वाला मटेरियल मेरे को दे दे, मैं 15 रुपये दे देता हूँ। नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। हमेशा जब कभी भी एनर्जी इमिट होगा या रेडिएट होगा, हमेशा फिक्स होगा। हमेशा कैसा होगा? फिक्स होगा। तो इसका मतलब ये जो क्वांटा होगा, क्वांटा या क्वांटम, कैन नॉट बी, सो दिस क्वांटा और क्वांटम एक सिंगुलर और एक प्लूरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कैन नॉट बी डिवाइडेड, कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है ना। इसको डिवाइड नहीं कर सकते जी, ठीक है। अच्छा, लाइट के केस में इसी क्वांटा या क्वांटम को फोटोन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे लाइट के केस में? इसको फोटोन पढ़ते हैं। लाइट के केस में इसी क्वांटा या क्वांटम को फोटोन पढ़ा जाता है। सो इन केस ऑफ लाइट, दिस इज नोन एज, in case of light, these small packets of energy are known as photons. The small packets of energy are known as photons. These small packets of energy are known as photons. इनको photons पढ़ते हैं। लाइट के केस में इनको हम photons पढ़ लेंगे, ठीक है। ये बात की आपके प्लैंक्स ने। अच्छा, प्लैंक्स के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होगा, ये जो EMR इमिट होगा ना सर, इसका एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मैं नंबर 4 पॉइंट लिख लेता हूँ कि प्लैंक्स के अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, द एनर्जी ऑफ EMR विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। सो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अच्छा, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊँ तो आपको पता है क्या लगना है? कांस्टेंट। और यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा, दैट कांस्टेंट इज H, that constant is, so E is equal to H mu, E is equal to H, where E is energy and mu is frequency,
ये आपको पता है दोनों चीज़ें, ठीक है ना। एंड दिस एच इज़ कॉन्स्टेंट नोन एज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, दिस एच इज़ नोन एज एच इज़ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एच इज़ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एंड दिस इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये यूनिट है इसका, ये वैल्यू ओवर यूनिट होगा, दोनों चीज़ें ध्यान में रखना। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, या इसका दूसरा यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये इसका यूनिट है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तब जाके सवाल इस पर हो सकता है। सो ये आ जाएगा आपका प्लैंक्स इक्वेशन, क्या आ जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि जो आपका एनर्जी है वो एच न्यू के बराबर है, एक मोल का एनर्जी किसके बराबर होगा। अगर मैं एक मोल फोटोन की एनर्जी की बात करूँ, सर एक फोटोन का किसके बराबर, एच न्यू के बराबर। एच का वैल्यू फिक्स है, न्यू का वैल्यू डिपेंड करता है कि किस लाइट की आप बात कर रहे हैं, डिपेंड करता है आप माइक्रोवेव की बात कर रहे हो, एक्सरे की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, म्यू उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं एक मोल फोटोन की बात करूँ, आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, एन से, किससे, एन इज, ठीक है ना। अगर एक मोल की बात कर लूँ तो वो किसके बराबर आएगा, 6.22 इंटू 10⁻23 के बराबर, ठीक। तो मैं लिख लेता हूँ फर। और 2 मोल की बात करूँ, 2 मोल से, 3 मोल की बात करूँ 3 एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एन की बात करूँ तो एन से, ठीक है ना। सो फॉर एन नंबर ऑफ फोटॉन्स, फॉर एन नंबर ऑफ फोटॉन्स एनर्जी बिकम्स इक्वल टू ई इज इक्वल टू एन एच न्यू, ई इज इक्वल टू एन एच, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए एनर्जी किसके बराबर होगा, एन एच न्यू के बराबर, ठीक है। वेर एन इज एन इंटीजर, वेर एन इज एन 1 2 3 या 1 मोल 2 मोल 3 मोल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर कंटिन्यूसली इन दिस मैनर। अब देखना ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा जो एनर्जी होगा EMR का, जो EMR ये इमिट करेगा सर, या तो उसका एनर्जी एच न्यू के बराबर, या तो 2h न्यू के बराबर, या तो 3h न्यू के बराबर, या तो 4h न्यू। जब मैं एन का वैल्यू कितना पुट करूंगा, 1 2 3 4 कंटिन्यूसली पुट करता जाऊंगा, इसका मतलब ये एनर्जी कभी भी 1.5h न्यू के बराबर नहीं आएगा, कभी भी 1.9h न्यू के बराबर। तो ये जो एनर्जी आ रहा है इसका कुछ एक फिक्स वैल्यू आएगा, कुछ भी रैंडमली एनर्जी पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ, ये फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है कि एनर्जी हमेशा डिस्क्रीट यूनिट्स में होगा, हमेशा फिक्स्ड अमाउंट में होगा, कुछ भी रैंडमली एनर्जी पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज नॉन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी जो होगा दिस इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल, सिंस एनर्जी ऑफ EMR इज इन इंटीग्रल मल्टीपल्स, इज इन इंटीग्रल मल्टीपल्स। किसमें है ये, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब एन से मल्टीप्लाई किया, इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो वी ओनली हैव सर्टेन फिक्स्ड या डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्योंकि आप इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ कुछ वैल्यूज फिक्स आएंगे, हर कोई वैल्यू पॉसिबल, कुछ वैल्यूज आएंगे, 1h न्यू 2h न्यू 3h न्यू 4h न्यू कंटिन्यूसली इतना आ जाएगा, इसके बीच वाला कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। नाउन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, नाउन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये ध्यान में रखना। क्वांटाइजेशन ऑफ, ऐसा मान के चल लीजिए, लॉजिकल एग्जांपल देख के चलता हूँ मैं डेली लाइफ का। आप लेज खरीदने जाओगे, या तो 5 रुपये का मिलेगा, या तो 10 रुपये का मिलेगा, या तो 20 रुपये का मिलेगा, 15 रुपये का, 18 रुपये का, 12 रुपये का, ऐसा कोई लेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ओनली फिक्स्ड अमाउंट इज प्रेजेंट, इट ऑलवेज इमिटेड, या whenever a body emits EMR, it always emits in the form of EMR, discrete packets of energy discontinuously। कैसा, मोटी मोटी 3 बातें याद रखनी है। जब कभी कोई बॉडी EMR इमिट करेगा वो डिसकंटिन्यूसली इमिट करेगा, और डिसकंटिन्यूसली इमिट करेगा किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, फिक्स्ड अमाउंट में, नॉन एज क्वांटम, जिसको फर्दर डिवाइड करने का ये मतलब है कि अगर आपके पास एनर्जी h न्यू के बराबर आया तो मैं h न्यू अपॉन 2 भी नहीं लिख सकता, मैं h न्यू अपॉन 3 भी नहीं लिख सकता, मैं h न्यू अपॉन 4 भी नहीं लिख सकता, इसको डिवाइड भी नहीं कर सकता, इसको डिवाइड भी, और ना ही किसी रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई भी करना है तब भी किससे, इंटीजर से, 1 2 3 4 5 इसी से। तो इसका मतलब ना इसको मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ, इसको बढ़ा तो सकता हूँ मैं, लेकिन बढ़ाऊंगा भी किससे, इंटीजर वैल्यू से, किससे, इंटीजर वैल्यू से, और कोई भी रैंडम वैल्यू पॉसिबल
नहीं होगा। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जब भी होगा फिक्स अमाउंट में होगा। किस में होगा? लेज याद रख लेना, 10 वाला या 20 वाला, 20 वाला कोई नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाट क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मीन्स। डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ऑलवेज इन डिस्क्रीट अमाउंट, ऑलवेज इन डिस्क्रीट अमाउंट, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, अब मुझे बताइए ये आ गया आपका E इज इक्वल टू NH न्यू, सही है। E इज इक्वल टू NH, अगर यहाँ से आपको नंबर ऑफ फोटोन निकालने को बोले, कैसे निकले? N इज इक्वल टू E अपॉन H न्यू, N इज इक्वल टू। अब एक और बात मेरे को बताओ, ये एनर्जी जो वैरी कर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है? म्यू पे, ठीक है ना। अब मुझे बता दीजिए, अगर आपके पास 2 फोटोन दिए जाएं, एक फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है वो μ1 हो और दूसरे फोटोन का फ्रीक्वेंसी μ2 हो, और पहले वाले का एनर्जी E1 हो तो दूसरे वाले का E2 आएगा, इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा ज़रा बताइए। मैंने आपको ये पहले भी सिखाया, मैं वापस बता रहा हूँ। अगर आप किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में रिलेशन बनाना चाहें और वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, आपस में कैसे हो, तो जैसे पीछे लिखोगे वैसे आगे लिखना पड़ेगा। अगर पीछे 1/2 लिख रहे हो तो आगे भी 1/2 लिखना, अगर पीछे 2/1 लिख रहे हो तो आगे भी 2/। अच्छा, अगर आप किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में रिलेशन बना रहे हो जो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फिर अगर आप पीछे 1/2 लिख रहे हो तो आगे 2/। अब मुझे बताओ ये दोनों कैसे हैं? अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, मैं लिखूं E1 अपॉन E2, तो आगे भी क्या लिखना पड़ेगा? μ1 अपॉन μ2। क्यों? क्योंकि ये क्या थे आपस में डायरेक्टली। फिर मैं लिखूंगा μ1 अपॉन μ2। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस पर सवाल अगर बन गया, एक फ्रीक्वेंसी दे रखा है, दूसरे का फ्रीक्वेंसी पूछा है, पहले का और दूसरे का एनर्जी दोनों का दिया है, ये फॉर्मूला लगा के हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ इस फॉर्मूले को देखते हुए ये न्यू किसके बराबर था? C अपॉन लेमडा के बराबर किया हमने। म्यू इज इक्वल टू C अपॉन, मैंने याद रखने को भी कहा था कि C से एक को डिवाइड कर दीजिए, दूसरे के बराबर आ जाता है, ठीक है। सो वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा। बताइए यहाँ पे E में पुट कर दूंगा तो E किसके बराबर आएगा? E इज इक्वल टू NHC अपॉन लेमडा आएगा ना। E इज इक्वल टू NHC अपॉन लेमडा, इतना बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं 2 एनर्जीज फोटोन की और 2 डिफरेंट वेवलेंथ फोटोन के, इनके बीच में रिलेशन बनाऊँ तो अब कैसा बनेगा? अब कैसा रिलेशन बनेगा? इसको देख के मुझे ये बताओ, इसको देख के क्या रिलेशन बनेगा? अगर E और वेवलेंथ में 2 डिफरेंट फोटोन्स के 2 डिफरेंट वेवलेंथ्स और 2 डिफरेंट एनर्जीज के बीच में मैं रिलेशन बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा? सर ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर मैं पीछे 1/2 लिखता हूँ तो आगे क्या आएगा? तो मैं क्या लिखूंगा बताइए? रिलेशन क्या बनेगा? ये बनेगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू अभी लेमडा ना, हाँ, सो लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1, ये बनेगा रिलेशन। लेमडा 2 अपॉन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर एक फोटोन आपके पास दे रखा है, उसका वेवलेंथ दिया है, दूसरे फोटोन का भी वेवलेंथ दिया है, पहले वाले का एनर्जी दिया है और दूसरे वाले का एनर्जी निकालना है, ये फॉर्मूला डलेगा। तुरंत ये फॉर्मूला डाल के आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ये आएगा जी दूसरा फॉर्मूला आपका, जहाँ से आप ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ रिलेशंस जो प्लैंक से आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं, प्लैंक से, और इस पर न्यूमेरिकल जब बना तो इजी बनता है। लेमडा दे देगा, बाकी सब चीज़ें आपको पता होती हैं। से मान लीजिए मैं आपको ये बोल दूँ कि बताइए क्या एनर्जी आएगा उस फोटोन का जिस फोटोन का वेवलेंथ लेट्स से 9000 एंगस्ट्रॉम होगा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे सो दैट ये मीटर और ऊपर वाला मीटर कट जाए। या मान लो एक सवाल बना देता हूँ मैं, ऐसा मान लो एक सवाल बना देता हूँ मैं, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग a wavelength let's say 6.6 into 10 raised to -3 एंगस्ट्रॉम, इतना लिख दिया मैंने, ठीक है ना। बताइए आपको इसको सॉल्व करना है, क्या फॉर्मूला डालेगा? एनर्जी निकालना है आपको, वेवलेंथ दे रखा है किसके बराबर? E इज इक्वल टू NHC अपॉन लेमडा। सर n तो मेंशन नहीं कर रखा, तो इसका मतलब मैं 1 लेके चलूँगा, नहीं ना मेंशन कर रखा। हाँ, अगर 1 मोल लिखा होता तो कितना पुट करता? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। 2 लिखा होता तो 2, लेकिन अभी मेंशन नहीं कर रखा है, तो इसका मतलब एक ही फोटोन की बात कर रहा है। तो मैं n का वैल्यू कितना पुट करूँगा? 1, नहीं ना दिया तो 1 पुट करूँगा, इंटू h का वैल्यू कितना होता है? इंटू 10 की पावर -34, मैंने ऊपर ही लिखा था। और इसकी यूनिट भी मैंने साथ में लिखे थे, एक तो मैंने लिखा था जॉल सेकंड, दूसरा मैंने लिखा था kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। सही है, मैं यूनिट साथ में लिख के चल रहा हूँ सो दैट आप कैंसिल कर पाओगे, देखना चाह रहा हूँ मैं सिर्फ। मल्टीप्लाई बाय c, बताइए c कितना होता है? 3 इंटू 10 की पावर 8, और साथ में यूनिट क्या था? मीटर पर ये होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाई, बताइए डिवाइडेड बाई लेमडा, डिवाइडेड बाई, बताओ लेमडा कितना दे रखा है? इसके बराबर। लेकिन सर मीटर ऊपर देख पा रहे हो आप, तो मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मीटर से किस में लाना पड़ेगा इसको? मीटर से किस में लाना पड़ेगा? ये सॉरी एंगस्ट्रॉम से किस में लाना पड़ेगा? मीटर में। एंगस्ट्रॉम से किस में? मीटर में। बताओ कितना आ जाएगा?
6.6 इंटू 10⁻³ 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर? 10⁻−10 मीटर। तो इतने एंगस्ट्रॉम में लाने के लिए 10 की पावर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -10 से मल्टीप्लाई, 10⁻−10 से, ये कितना हो जाएगा? 10 और 3 13 ना। 6.6 इंटू 10⁻⁻, और ये भी किस में आएगा? मीटर्स में। किस में आ जाएगा? मीटर। आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से 1 मीटर और यहाँ से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से मैं इसको कैंसिल कर दूँ, या अगले वाला मीटर कैंसिल कर लो। ये नहीं करना तो इसी वाला, ये वाला कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। ये वाला कैंसिल कर देंगे और फिर आपके पास क्या बचेगा? यहाँ से केजी मीटर स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, ये सेकंड इनवर्स और यहाँ पे भी क्या आ रहा है अपना? सेकंड इनवर्स आ रहा है। सेकंड इनवर्स और सेकंड इनवर्स ये लिख लीजिएगा, आपके जोल में आंसर आ जाएगा आपका। जो केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड आ रहा है साथ में, इसी की जगह पे आप जोल लिख सकते हैं, और एनर्जी होता ही जोल में, ठीक है। कट करके दिखाता हूँ मैं, बताओ सॉल्व करके क्या आएगा। E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6.6 कटा, यहाँ से भी 6.6 कटा, यहाँ से 13 कट गए और यहाँ से भी 13 कट गए, ठीक। कितने बच गए जी? ऊपर बचेगा 3 इंटू 10⁸ इंटू यहाँ से 13 कम कर दो, कितने आ जाएंगे? शाबाश, 21 ना, 21 आएंगे ना। 10⁻21, 10⁻, बताओ 21 में से 8 कम कर दीजिए, कितने बच जाएंगे? 21 में से 8 कम कर दो, कितने बचेंगे? 13। तो 10⁻13, ठीक है। अब देखना आगे क्या क्या बचा, जो बचा उसको लिखेंगे, ठीक है। मैंने मीटर कट किया था, सिर्फ क्या बचा था? केजी, साथ में क्या बचा था? मीटर स्क्वायर। अच्छा ये क्या था, या चाहो तो मैं यूनिट को अलग से सॉल्व करके बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। देखो ये ऐसा था, ये आपके पास था कुछ इस तरीके से, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स मल्टीप्लाई बाय मीटर सेकंड इनवर्स, ऐसा ही था, डिवाइडेड बाय मीटर। ये मीटर और ये मीटर कैंसिल कर दिया था, तो कितना बचा था? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड, और सेकंड इनवर्स और सेकंड इनवर्स कितना आ जाएगा? ये होगा, बेस में पावर ऐड कर दूंगा ना मैं, ठीक है। ये बन जाएगा यूनिट आपका, ठीक है ना। और इसी यूनिट को आप जोल्स में लिख के चल सकते हो। इसी को किस में लिख के चलोगे? जोल्स में लिख के चलोगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली जोल लिख लेता हूँ, मैं इसकी जगह पर डायरेक्टली लिख लेता हूँ जोल्स लिख लेता हूँ। ये एनर्जी आ जाएगा आपका, ठीक है। ये इसी सा है, हल्का सा टॉपिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बस मोटी मोटी 2 बातें याद रखनी है कि जब कभी भी EMR इमिट होगा वो किस फॉर्म में होगा? हमेशा डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज क्वांटा और क्वांटम। इसको फर्दर डिवाइड कर नहीं सकते हैं, और ये हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल्स में होगा एनर्जी, दैट इज E = NH। E = तो हमेशा जो एनर्जी इमिट होगा वो डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, हमेशा फिक्स अमाउंट में होगा, एंड दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इस पूरे को पढ़ने का सिर्फ एक ज़बरदस्त पॉइंट था, वो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, जिसका यूज़ बोहर ने किया था। बोहर ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मॉडल दिया था, ठीक है ना। देखो मैं बोहर पे आ रहा हूँ।